हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं मैकेनिकल वाले छात्रों के लिए जो सीरीज़ चला रहा था एसएससी जेई प्रीवियस ईयर पेपर, उसका आज 12th क्लास होने वाला है दोस्तों। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए थर्मोडायनामिक्स। प्रोडक्शन का पार्ट था पहले, उनके सारे क्वेश्चन हो गए। जितना भी एसएससी जेई में लगभग 2018 तक पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए दोस्तों। अब मैं थर्मोडायनेमिक्स पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जी दोस्तों। और थर्मोडायनेमिक्स का सीरीज तब तक चलेगी जब तक कि इनके सारे क्वेश्चन ख़त्म ना हो जाए। तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये सेशन दोस्तों। तो आप इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर देखें और इन सारे क्वेश्चंस को लगभग ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें। और ये आपको कहीं ना कहीं जेएसएससी जेई, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, हर जगह ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय 1/273 of their original volume at 0 degree for every 1 degree centigrade change in temperature when pressure remains constant। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं आप लोग बताइए ज़रा दोस्तों, ये कौन सा लॉ है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों आप लोग बताइए। तो इस लॉ को बोला जाता है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर व्हेन प्रेशर एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ 3 लॉ पढ़ना है दोस्तों, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गै-लुसैक्स लॉ। गै-लुसैक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है एवं बॉयल्स लॉ में क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये तीनों लॉ को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में तीनों लॉ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में दोस्तों ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो 3 लॉ फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में आए दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि ये जो जीरोथ लॉ था, ये जीरोथ लॉ आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है और इस लॉ को आना था इन तीनों से पहले, लेकिन ये तीनों के बाद आया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, जीरोथ लॉ। इसको पहले घुसा दिया गया। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन ए इंटरनल एनर्जी, बी है इंथैल्पी, सी है टेम्परेचर और डी है प्रेशर। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जीरोथ लॉ से हम लोग मेनली क्या मेजर करते हैं दोस्तों, टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस लॉ को फॉलो किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों, द टर्म एनटीपी स्टैंड फॉर। आपको एनटीपी का फुल फॉर्म बताना है। ये है नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सी है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और डी है नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप लोग बता दें। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, सिंपल सी है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका सही आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म ए। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि अगर मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर रहेगा तो वो क्या बनाएगा। ऑप्शन ए है क्लोज सिस्टम, ऑप्शन बी है ओपन सिस्टम, ऑप्शन सी है आइसोलेटेड सिस्टम और ऑप्शन डी है हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये दोनों अलग अलग चीज़ का मिक्सचर है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां, व्हेन नाइदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम
इट इज़ देन कॉल्ड। ए है ओपन सिस्टम, बी है आइसोलेटेड सिस्टम, सी है यूनिवर्स और ऑप्शन डी है क्लोज सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि 3 तरह का सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, इसमें मास और एनर्जी एवं हीट, ये तीनों ही चीज़ क्या कर सकता है दोस्तों, सिस्टम से बाहर जा सकता है और अंदर भी आ सकता है, इसीलिए इस सिस्टम को ओपन सिस्टम बोला गया है। अब आया क्लोज सिस्टम, किसको बोलते हैं दोस्तों। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, हीट तो बाहर जा सकता है दोस्तों और अंदर भी आ सकता है, लेकिन मास इसमें क्या रहता है दोस्तों, कांस्टेंट रहता है, यानी मास बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए इसे क्या बोला गया है दोस्तों, क्लोज सिस्टम। मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है लेकिन हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो इसीलिए इसे बोला गया है क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोला गया है दोस्तों, जिसमें न तो हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, ना ही मास ट्रांसफ़र होगा, तो इसीलिए इसे आइसोलेटेड सिस्टम बोला गया है। 3 चीज़ होता है दोस्तों, एक होता है ये सिस्टम, मान लीजिए कोई कुकर हम ले लिए दोस्तों, तो उसे सिस्टम बोला गया, और उसके इर्द गिर्द जितने भी चीज़ है दोस्तों उसको क्या बोला गया, सराउंडिंग। और सिस्टम का भी एक क्या होता है दोस्तों, बाउंड्री। ये देखिए सिस्टम का बाउंड्री हो गया, तो सिस्टम सराउंडिंग और सिस्टम का ये बाउंड्री सराउंडिंग, और जो पूरा ब्रह्मांड हो गया वो हो गया दोस्तों यूनिवर्स। तो ये 3 चीज़ों के बेसिस पे हम लोग इसे कैटेगराइज करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। In case of Boyle's law, if pressure increase by 1%, the percentage decrease in volume is। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है आप लोग। अगर हम लोग बॉयल्स लॉ में प्रेशर इंक्रीज करते हैं 1%, द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इज। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसमें दोस्तों हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, तो इसे निकालने के लिए हम लोग दोस्तों एक रूल लगाते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2 का। तो P1 V1 बराबर रहेगा दोस्तों आपका, P1 V1 बराबर हो जाएगा 1.01 P2 V2, और V2 यहाँ से हम लोग का निकलेगा दोस्तों कितना, 1/1.01 V2, यानी कि 100/101 V1। इसको निकालने के बाद हम लोग परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं दोस्तों कि कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। तो इसे हम लोग जब भी निकालते हैं तो V1 माइनस V2 अपन क्या करते हैं, V1 गुना 100, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों किसी भी चीज़ का परसेंटेज डिक्रीज। अब इसे निकालने के लिए V1 तो हम लोग यहाँ डाल दिए दोस्तों, और V2 जो मेरा आया दोस्तों वो आया 100/100 इंटू, एक सेकेंड दोस्तों, V1 माइनस 100/101 इंटू V1, अब बट्टे में यहाँ V1 आया दोस्तों इंटू 100, और इसको जब फाइनली हम लोग दोस्तों करेंगे तो आ जाएगा 100/101%। तो ये हम लोग का क्या आ गया दोस्तों, परसेंटेज चेंज। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर एंड मार्क ऑन ए टेम्परेचर स्केल P as 130 degree P and -20 P respectively. What will be the reading on this scale corresponding to 60 degree centigrade on Celsius scale? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन ये दे रहा है 60 P, ऑप्शन बी है 70 P, ऑप्शन सी है 90 P, ऑप्शन डी है 110 P। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 70 P। इसका मैं न्यूमेरिकल कल करवा दूंगा दोस्तों, अभी थोड़ा जल्दी ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब दोस्तों दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को पहले क्लियर कर देता हूं दोस्तों। ऑप्शन ए दे रहा है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है प्रेशर, ऑप्शन सी है डेंसिटी और ऑप्शन डी है एंथैल्पी। तो इसमें से आपको बताना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंथैल्पी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को हम डिफाइन करते हैं दोस्तों, किसे बोला जाता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होता है दोस्तों जिसको मास से भाग देने पे वो हाफ हाफ ना हो जाए, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम पहले बताते हैं दोस्तों। इंटेंसिव या इसी को इंट्रांसिक प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, इंट्रांसिक प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है दोस्तों? सपोज कीजिए आप टेम्परेचर लीजिए, ये नहीं पता है मुझे कि एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इस चीज़ को हम मास से सपोज कीजिए भाग दे दिए, तो क्या इस पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। या फिर ये कोई कमरा है दोस्तों, इसका टेम्परेचर सपोज कीजिए T है, अब इसमें एक मैंने दीवार दे दिया, अब इसका क्या हो गया? मास तो दोनों डिवाइड हो गया, अब भी टेम्परेचर T1 ही इसका T भी रहेगा, इसका भी T1 ही रहेगा। और इसका T1 तो माने ही थे, मान लीजिए T1 था, सब क्या हुआ? T1 ही हो गया, टेम्परेचर हाफ नहीं हुआ, यानी ये मास पे डिपेंड नहीं किया, इसीलिए जो टेम्परेचर है। अब सपोज कीजिए डेंसिटी लिए, ये कोई ब्लॉक है मेरे पास दोस्तों, इसको दो भाग में काट दिए, यानी मास इसको अलग अलग कर दिए, फिर भी इसका डेंसिटी रो ही रहेगा, इसका डेंसिटी रो ही रहेगा और पूरा बॉडी का तो रो ही था। तो इस प्रकार देख रहे हैं आप लोग दोस्तों कि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी मास को हम लोग अलग अलग दो भागों में बांटने के बावजूद भी जो मेरा प्रॉपर्टी है सेम रह रहा है, इसीलिए मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का जो प्रॉपर्टी है दोस्तों उसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये सारे, विस्कोसिटी, ये सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं दोस्तों। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्तों? मास पे डिपेंड करता है। जैसे मास, पहले इसका टोटल मास m है दोस्तों, अब मास हम अलग अलग कर दिए तो देखिए m/2 हो जाएगा, m/2, इसलिए मास हो जाएगा क्या? इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी प्रकार से सपोज कीजिए दोस्तों वॉल्यूम हम लिए, ये वॉल्यूम है, ये एक पूरा कमरा था जिसका वॉल्यूम पहले से भी है, अब मैंने इसमें एक दीवार दे दिया, अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों? v/2 हो गया और v/2 हो गया। तो ये देखिए मास पे डिपेंड कर गया, इसीलिए इसे क्या बोला गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी प्रकार से आप एंथैल्पी दोस्तों, मान लीजिए ये पूरा बॉडी का 5 जूल था, अब मैं इसको भाग कर दिया तो 2.5 जूल हो गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये मास पे डिपेंड कर रहा है। तो एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे, और ऑल टाइप ऑफ एनर्जी याद रख लीजिएगा दोस्तों, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी क्या होता है दोस्तों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दोस्तों, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम मास से भाग दे देंगे तो मेरा कौन प्रॉपर्टी बन जाएगा दोस्तों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास से भाग देने के बाद इंटेंसिव हो जाएगा, और उसके आगे क्या लग जाएगा दोस्तों? स्पेसिफिक, कोई भी वर्ड दिखे, एंथैल्पी, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम,
किसी भी चीज़ के आगे स्पेसिफिक लगा हुआ हो तो वो सारे प्रॉपर्टी आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे। तो ये सारे डाटा आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें दोस्तों, ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर डी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न्स द वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज। ऑप्शन ए है इवेंट, ऑप्शन बी है थर्मोडायनेमिक साइकिल, ऑप्शन सी है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा थर्मोडायनेमिक साइकिल। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार से एक साइकिल होता है जिसमें इधर से प्रोसेस चल रहा है। मान लीजिए ये मैं उल्टा बना दिया, इधर से प्रोसेस चला, इधर से प्रोसेस चला, इधर से। सपोज कीजिए दोस्तों मैंने यहाँ ए से स्टार्ट किया, ए से बी गया, बी से सी आया, सी से डी गया। तो ए से बी एक प्रोसेस हो गया, लेकिन ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और फिर पुनः वापस जिस पॉइंट पे आ गए हैं, तो ये पूरा एक क्या कहलाता है दोस्तों, साइकिल कहलाता है। लेकिन केवल ए से बी हम गए तो ये क्या कहलाया मेरा दोस्तों, प्रोसेस कहलाया। तो यही डिफरेंस है प्रोसेस और साइकिल में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है थर्मोडायनेमिक साइकिल। इसका ओरिजिनल स्टेट में फिर से आ गए, जहाँ से चले वहीं आ गए। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट जीरो डैश। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से दोस्तों क्या होता है, आप लोगों को बताना है। तो इसमें होता है दोस्तों 1/2 हाफ mv², आप लोग भी पढ़ेंगे, इक्वल टू हो जाता है 3/2 kT। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ मॉलिक्यूल रिड्यूस टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिड्यूस टू जीरो। ऑप्शन सी है वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस टू जीरो और ऑप्शन डी है प्रेशर ऑफ गैस रिड्यूस टू जीरो। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिड्यूस टू जीरो। तो उस फार्मूला से अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दें तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि यहाँ से देखिए दोस्तों 3/2 kT था, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आपको यहाँ दिख रहा है, इसीलिए दोस्तों जीरो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गै-लुसैक्स लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरी डायरेक्टली एज। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। ए है टेम्परेचर, बी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑप्शन सी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट और ऑप्शन नंबर डी है प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो गै-लुसैक्स लॉ क्या बोलता है दोस्तों, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हम लोग का वॉल्यूम जो रहता है क्या रहता है, रिमेंस कांस्टेंट। मैंने बताया 3 लॉ है, गै-लुसैक्स लॉ, बोयल्स लॉ एवं चार्ल्स लॉ। इन तीनों लॉ को आपको रट जाना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विश विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल बाय दी। तो तीनों का स्टेट अलग अलग हम लोग कैसे करते हैं उसको बताते हैं। किसी भी मैटर का स्टेट जो है दोस्तों हम लोग अलग अलग कैसे पहचानते हैं। ऑप्शन ए है एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी है नंबर, ऑप्शन सी है ओरिएंटेशन और ऑप्शन डी है कैरेक्टर ऑफ मोशन। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। तो हम लोग कैरेक्टर ऑफ मोशन से हम लोग अलग अलग स्टेट का मैटर का पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू। आप लोग को बताना है कि दोस्तों इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज अकॉर्डिंग टू। ये किस लॉ से आया है बताना है आप लोग को दोस्तों। ऑप्शन ए है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन बी है अवोगाड्रोस लॉ, ऑप्शन सी है जूल्स लॉ, ऑप्शन डी है गै-लुसैक्स लॉ।
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो एवोगाड्रो लॉ से आया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ए रिवर्सिबल प्रोसेस डैश। तो रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं दोस्तों, आप लोगों को बताना। ऑप्शन ए है मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ऑप्शन बी है लिव्स नो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट इन सराउंडिंग। ऑप्शन सी है मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट ऑन द रिवर्स पाथ एज ऑन द फॉरवर्ड पाथ। और ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो रिवर्स प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है दोस्तों, इसमें से सभी होता है। रिवर्स प्रोसेस वैसा प्रोसेस, सपोज कीजिए दोस्तों ये प्रेशर वॉल्यूम पे कोई मैंने ग्राफ प्लॉट किया, कोई प्रोसेस मैंने ऐसा डाला था, ये प्रोसेस ये से बी मानिए चाहे 1 to 2 मानिए, तो ये पॉइंट से बी गया। अब इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स करना चाहते हैं, यानी कि फिर से यहीं वापस लाना चाहते हैं, तो बी पॉइंट से बहुत ही धीरे 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 यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन ऐसा कब हो सकता है, सबसे पहले मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि इसका स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो करके हम लोग बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ला सकते हैं, ये सही है। दूसरा क्या बोला कि लिव्स नो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट इन सराउंडिंग, यानी इसके कारण किसी भी प्रकार का सराउंडिंग में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट ऑन द रिवर्स पाथ एज ऑन द फॉरवर्ड पाथ, यानी जिस फॉरवर्ड पाथ से हम लोग गए थे इसी में वापस आना है, ऐसा नहीं कि इधर से गए दोस्तों और इधर से आ गए, तो फिर ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कहलाएगा। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन हुज वैल्यू डैश। तो आप लोगों को अभी बताया था दोस्तों कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ये है डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। ऑप्शन बी है डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द वॉल्यूम लाइक टेम्परेचर प्रेशर etc। ऑप्शन सी है इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बट ऑन द स्टेट। और ऑप्शन डी है इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड एंड नॉट ऑन द स्टेट। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मैंने बताया था दोस्तों कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसका जो मास पे डिपेंड करता है, और एग्जांपल में लाइक दे रहा वॉल्यूम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को बताना है दोस्तों। टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस, टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज। तो टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों। ऑप्शन ए है इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन बी है इंट्रोपी, ऑप्शन सी है थर्मल कैपेसिटी, और ऑप्शन डी है इंथैल्पी। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस कहीं भी दिखे दोस्तों आप लोगों को इंथैल्पी समझना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है ये सिस्टम विल बी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम ओनली इफ हीट इज इन। तो किसी भी सिस्टम को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलने के लिए दोस्तों 3 लॉ फॉलो होता है। एक होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम यानी टेम्परेचर उसका टी इनिशियल और टी फाइनल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैकेनिकल में फोर्स सेम होना चाहिए दोस्तों, और केमिकल में केमिकल प्रॉपर्टी आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। तो इसी को बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होने के लिए तीनों ही इक्विलिब्रियम जरूरी है, इसीलिए ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों ही सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है दोस्तों वो ए बी सी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी।
इन थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स आर। दोस्तों जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट आर। तो ये सब क्या है? पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, साइक्लिक फंक्शन या रियल फंक्शन। यहाँ पे दो तरह का ही फंक्शन होता है दोस्तों, एक को बोलते हैं पाथ फंक्शन और दूसरा को बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों, फिर इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा पॉइंट फंक्शन। देखिए दोस्तों, दो तरह का फंक्शन है, एक को बोलते हैं पाथ फंक्शन, एक को बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन में केवल और केवल दो आते हैं, जिसमें से पाथ फंक्शन में केवल हीट एंड वर्क आता है दोस्तों, यानी आपको दो ही चीज़ याद रखना है, हीट एवं वर्क, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क को पाथ फंक्शन इसलिए बोला गया है दोस्तों, क्योंकि हीट एंड वर्क दोनों ही क्या करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। सपोज कि ये हम लोगों का कोई प्रोसेस हुआ दोस्तों ऐसा, तो ये जो टोटल एरिया देगा ये हम लोग का क्या कहलाएगा? प्रेशर वॉल्यूम में वर्क। और यही टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, टीएस डायग्राम में देखेंगे दोस्तों, तो ये जो देगा ये मेरा क्या देगा दोस्तों? हीट देगा। तो हीट और पाथ केवल दो ऐसे हैं जिसे हम लोग पाथ फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है। पॉइंट फंक्शन में दोस्तों प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम और ये सारे जितने होते हैं बाकी सभी पॉइंट फंक्शन में आते हैं। तो आपको रट लेना है कि पॉइंट फंक्शन में प्रेशर, हीट एंड वर्क छोड़ के सारे पॉइंट फंक्शन होते हैं। बस दो केवल होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं, बाकी सभी पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं दोस्तों, यहाँ P1 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ P1 हो गया, यहाँ P2 हो गया, तो यहाँ प्रेशर कितना है और यहाँ पे प्रेशर कितना है, यही हम केवल मेजर करते हैं, ये नहीं कि पूरे पाथ का मेजर करते हैं। इसीलिए अब क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, अगर बोलेंगे तो आप लोग मैं करा दे रहा हूँ। ए फुटबॉल वाज इन्फ्लेटेड टू ए गेज प्रेशर ऑफ ए बार। गेज प्रेशर आपको दिया हुआ है दोस्तों 1 बार। तो आप लोगों को सबसे पहले एक सेकंड दोस्तों, गेज प्रेशर आपका दिया है, पी गेज दिया हुआ है 1 बार। उसके बाद T1 टेम्परेचर दिया है दोस्तों 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को चेंज करेंगे 288 हो जाएगा केल्विन में। और P2 तो दिया नहीं गया, P2 निकालना है। एक सेकंड दोस्तों रुकिए, क्वेश्चन पहले मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ। बोल रहा है फुटबॉल वाज इन्फ्लेटेड टू ए गेज प्रेशर ऑफ 1 बार व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर वाज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन द गेम स्टार्टेड नेक्स्ट डे द एयर टेम्परेचर एट द स्टेडियम वाज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले 15 था, बाद में 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी T1 15 था, T2 5 डिग्री हो गया। एज्यूम द वॉल्यूम ऑफ फुटबॉल रिमेंस कांस्टेंट, और इसका वॉल्यूम 2500 सेंटीमीटर क्यूब कांस्टेंट है। गेज प्रेशर ऑफ एयर टू विच द बॉल must have been originally inflated so that it would equal 1 bar gauge at the stadium is dash। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों इसमें कि गेज प्रेशर 1 बार स्टेडियम में कितना होगा ओरिजिनली इन्फ्लेटेड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें P1 जो दिया हुआ है गेज प्रेशर वो 1 बार दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं। इसका टेम्परेचर T1 जो दिया है वो पहले 15 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। अब 15 को चेंज करेंगे केल्विन में 288 होगा, 273 जोड़ेंगे तो। और T2 दिया है 5 डिग्री, और 5 डिग्री में 273 जोड़ेंगे तो ये 278 हो जाएगा। वॉल्यूम जो दिया हुआ वो कांस्टेंट है, पहले से ही बोल दिया है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है दोस्तों, PATM कितना होता है 1.01 बार होता है, 1.01 बार। अब P2 हम लोग को यहाँ से निकालना है। P2 निकालने के लिए
P2 गेज प्रेशर है दोस्तों 1 बार, गेज प्रेशर 1 बार दिया है। तो P2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P गेज जो दिया हुआ है प्लस P ATM दोनों को जोड़ेंगे। तो P गेज मेरा 1 बार है और 1.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों को जोड़ेंगे 2.01 बार हो जाएगा, 2.10 बार हो जाएगा। यहाँ से निकला। अब हम लोग लगाएंगे दोस्तों PV इक्वल टू MRT फॉर्मूला, PV इक्वल टू MRT अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो वॉल्यूम तो पहले से ही कांस्टेंट बोला है दोस्तों, तो ये वॉल्यूम कट जाएगा। तो एक हम लोग को फॉर्मूला जानते हैं PV इक्वल टू MRT या P1 V1 बराबर P2 V2, इसको लगा देते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। अब बट्टे में टेम्परेचर रहता है यहाँ दोस्तों T1। तो प्रेशर P1 और P2 दोनों गया, क्योंकि सॉरी दोस्तों, वॉल्यूम V1 और V2 जाएगा। तो लास्टली हम लोग के पास बचेगा P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2, P1 अपॉन T2 बचेगा दोस्तों। अब हम लोगों को P1 नहीं पता था, P1 नहीं था, P2 हम लोग T1 कितना था 288 केल्विन दोस्तों, और P2 जो निकाले थे वो 2.01 बार निकला था दोस्तों। बट्टे में कितना हो जाएगा टेम्परेचर, T2 जो था 278 था। अब यहाँ से सबको काट पीट कीजिएगा दोस्तों, तो जो प्रेशर निकलेगा आप लोगों का P1 वो हो जाएगा 2.08। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है 19 का। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 2.08 बार। अब 1 बार पे निकालना है तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, 2.08 बार निकला दोस्तों। और उसमें से हम लोग घटा देंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि P ATM में से क्या करेंगे, गेज को घटाएंगे, P1 में से P ATM को घटा देंगे, तो 2.08 आया। इसमें से हम लोग 1.01 घटाएंगे तो 1.07 बार बचेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसमें से हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसका रहने वाला है। ऑप्शन ए है स्टीम, ऑप्शन बी है सॉलिड आइस, ऑप्शन सी है मेल्टिंग आइस, ऑप्शन डी है वाटर। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सॉलिड आइस का, इसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू द सैचुरेशन टेम्परेचर TS डिग्री सेंटीग्रेड एट ए गिवन कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सुपर हीट, बी है एंट्रोपी, सी है लेटेंट हीट और डी है सेंसिबल हीट। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, जो टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट क्या होता है दोस्तों, कि कितना मिनिमम अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होती है 1 kg वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टी सेचुरेशन टेम्परेचर तक कांस्टेंट वॉल्यूम में पहुंचाने पे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेंसिबल हीट। क्वेश्चन नंबर 22, कैलोरी इज मेजर ऑफ। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कैलोरी किसका मेजर है। ऑप्शन ए है स्पेसिफिक हीट का, कैलोरी से हम लोग मेजर क्या करते हैं वही बताना। ऑप्शन ए है स्पेसिफिक हीट, बी है क्वांटिटी ऑफ हीट, ऑप्शन सी है थर्मल कैपेसिटी, ऑप्शन डी है एंट्रोपी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हम लोग इससे क्या मेजर करते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट। ऑल गैसेस बिहेव्स आइडियली अंडर। तो आप लोगों को बताना है कि ऑल गैसेस बिहेव्स आइडियली अंडर, तो सभी गैस आइडियली कैसे बिहेव करता है। ये वैक्यूम कंडीशन, बी है लो प्रेशर कंडीशन, और सी है हाई प्रेशर कंडीशन, और डी है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, लो प्रेशर कंडीशन।
तो लो प्रेशर कंडीशन में सभी गैस कैसा बिहेव करता है, आइडियली। इफ ए गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू ए वेरी माइन्यूट अपर्चर देन सच ए प्रोसेस इज नोन एज। तो अगर किसी गैस को हम लोग बहुत पतला सा छेद से पार कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्री एक्सपेंशन, थ्रॉटलिंग, हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, पैराबोलिक एक्सपेंशन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में वर्क ट्रांसफ़र जीरो, हीट ट्रांसफ़र जीरो और एंथैल्पी इसमें कांस्टेंट रहता है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। इसका भी आंसर जो होगा दोस्तों, इसे निकालने में बहुत ही टाइम जाने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ दोस्तों, नेक्स्ट निकाल रहा हूँ। फॉर ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड वर्किंग सब्सटेंस शुड बी। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड वर्किंग सब्सटेंस शुड बी क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है मिनिमम, ऑप्शन सी है मैक्सिमम और ऑप्शन डी है इन्फिनिटी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 26 का ये 0 होने वाला है। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस एंड, ये है गैस कांस्टेंट, बी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन सी है स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है गैस कांस्टेंट। आर बार अपॉन एम इक्वल टू होता है आर, तो इसी फॉर्मूला से आया है दोस्तों। तो गैस कांस्टेंट हम लोग को निकालना है, गैस कांस्टेंट आर निकालना है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, आर इंटू एम, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज मेजर्ड ऑफ। तो हम लोग किसी भी टेम्परेचर ऑफ गैस कैसे मेजर करते हैं, ये एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडीज एग्जिस्ट व्हेन दे आर बॉट टुगेदर देयर इज नो चेंज इन। ऑप्शन ए है डेंसिटी, ऑप्शन बी है प्रेशर, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने बताया था दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू गै-लुसैक्स लॉ ऑफ द परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज ए। आप लोगों को बताना है गै-लुसैक लॉ में क्या होता है, इसका तो आंसर सही पहले बता चुका हूँ दोस्तों। ऑप्शन ए है टेम्परेचर, बी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट और ऑप्शन डी है वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो आज का 30 क्वेश्चन दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स के हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे का क्लास कराऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये सेशन कैसे लग रहे हैं कृपया आप अपना रिव्यू देना ना भूलें, एवं मेरे चैनल आपको अगर अच्छे लगते हैं, आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।